Hello student, our today's topic is Venturi meter. In the last video lecture, we studied the topic of Bernoulli's principle. ठीक है, तो हमने Bernoulli's principle का डेरिवेशन किया, उसका जो फॉर्मूला था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है. ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. देयर आर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो देयर इज वन एप्लीकेशन दैट इज नोन एज द वेंचुरी मीटर. तो वेंचुरी मीटर बेसिकली है क्या? सो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the flow speed of a liquid. मैं लिख देता हूं यहां पर, Venturi meter is a device which is used to measure flow speed of liquid. मतलब जो लिक्विड होता है वो लिक्विड की फ्लो स्पीड, मतलब लिक्विड जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड को मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज होता है. ठीक है, नाउ हियर वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेंचुरी मीटर. So student, in the construction of a Venturi meter, there is a pipe which is known as Venturi channel. तो आपको यहाँ पर एक पाइप दिख रही होगी, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. ये जो है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज नोन एज द Venturi channel. अब यहाँ पर फिगर में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज नोन एज व्हाट? Venturi channel. ठीक है, so this Venturi channel is having a broader part. This is the broader part whose area of cross section is capital A, and this part of the Venturi channel is having the constriction. ये क्या है? constriction. मैं यहाँ पर जस्ट वर्ड लिख देता हूं, कॉन्स्ट्रिक्शन. तो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या? कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि सिकुड़ा हुआ, कैसा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन. सो दिस इज नोन एज द वेंचुरी चैनल. दिस इज द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द वेंचुरी चैनल, एंड दिस वेंचुरी चैनल इज हैविंग अ कॉन्स्ट्रिक्शन एट द मिडल. मतलब ये जो है ये उसके मिडल में है. मेरे फिगर में थोड़ा सा वो मिडल से राइट में दिख रहा है, बट प्लीज कंसीडर इट. अगर आप टेक्स्ट की फिगर देखोगे तो आपको वो बिल्कुल बीच में दिखेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द वेंचुरी चैनल. दिस इज द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द वेंचुरी चैनल. दिस वेंचुरी चैनल इज हैविंग अ कॉन्स्ट्रिक्शन, मींस देयर इज अ नैरो पार्ट एट द मिडल. The area of cross section of the broader part, जो broader part है उसका area of cross section है capital A, and this is the narrow part whose area of cross section is small a. समझ में आया? ठीक है, अब देखो, here you can see this U-shaped tube. Student, this U-shaped tube is known as the manometer. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैनोमीटर. मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है? मैनोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर द प्रेशर. प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है. ठीक है, मैंने आपको आगे भी एक वीडियो लेक्चर में कहा था कि जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो और डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो उसके पास जो डिवाइस होता है, दैट डिवाइस इज नोन एज द स्पिग्मोमैनोमीटर. टेक्स्ट बुक में उसकी फिगर भी दी हुई है. एट द एंड ऑफ चैप्टर देयर इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन related to the blood pressure. You can check that in your textbook.
ठीक है, तो वहां पर वो स्फिग्मोमैनोमीटर एक्सप्लेन किया हुआ है। माय पॉइंट इज दिस पोर्शन अ यू शेप ट्यूब इज नोन एज द मैनोमीटर। दिस मैनोमीटर बेसिकली कंटेन्स द फ्लूइड विच इज अ मर्क्यूरी। तो आप देखो स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में आपको ये डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज द मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये है मर्क्यूरी एंड इट्स डेंसिटी इज रो एम। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज द वेंचुरी चैनल and through this venturi channel a fluid is flowing and the density of that fluid, ये जो fluid है उसकी जो density है that is rho. Is that clear? Okay, now here this venturi channel is attached with this manometer. ठीक है, now student, there are 2 points in the figure. There is a point 1. अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट 1 और यहां पर है पॉइंट 2। ठीक है, ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। और टेक्स्ट के फिगर में आपको देखोगे तो जो एरोज है वो एक एरो यहां पर किया हुआ है और यहां पर 1 लिखा है। आई जस्ट सीन द टेक्स्ट बुक कि 1 और 2 कहां पर मेंशन किया है। यस, तो यहां पर 1 मेंशन किया है और यहां पर ऐसे एरो से 2 मेंशन किया है। बट आई एम टेलिंग यू दैट पॉइंट 1 इज कंसीडर हियर एंड पॉइंट 2 इज कंसीडर हियर। एक्चुअली देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, एंड these 2 points are on the same streamline। तो ये जो वेंचुरी चैनल है, इस वेंचुरी चैनल में से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इट्स फ्लो इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैसा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, कैन यू सी दिस लाइंस? देखो ये एक लाइन है, बराबर, ये ऐसे एक लाइन है, फिर ये दूसरी वाली लाइन है, फिर ये मिडल वाली लाइन है। एंड यू नोट दैट दिस लाइंस, मैंने सिंपलिसिटी के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, उसके लिए मैंने बहुत कम लाइंस ड्रॉ की है। सिर्फ 1, 2, 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की। टेक्स्ट के फिगर में उससे शायद एक लाइन ज्यादा है। ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू नोट इज कि जो लाइंस है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। आपको याद है मैंने समझाया था कि 2 स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन द स्टेडी फ्लो। तो बस वही बात यहाँ पर है कि ये जो स्ट्रीमलाइंस है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉइंट 1 एक्चुअली यहाँ पर है और फिगर में जैसा है वैसा मैंने ड्रॉ किया है। बट मैं जो आपको बोल रहा हूं, ट्रस्ट ऑन मी, कि पॉइंट 1 इज हियर एंड पॉइंट 2 इज हियर। एक्चुअली पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन। क्या कहा मैंने? पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन। ओके, नाउ स्टूडेंट सी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट द पॉइंट 1। ये जो पॉइंट 1 है वहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताता हूं, ऐसा आपको करना नहीं है। ऐसा ये दिखा आपको, ये क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो दिस इज द लार्जर क्रॉस सेक्शन हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए। एंड यहाँ पर एक नैरो क्रॉस सेक्शन है, यहां पर एक नैरो क्रॉस सेक्शन है एंड हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर, दैट इज स्मॉल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ब्रॉडर पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, नैरो पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन किया था। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको क्या समझाया है कि द पॉइंट वेयर the area of cross section is broader, velocity of the fluid is less, and the point at which the area of cross section is narrow, velocity of the fluid is large. So according to this, at point 1 the area of cross section of the tube is larger, so velocity of the fluid is less.
At point 2, area of cross section of the tube is less, so velocity of the fluid is large. आई बात समझ में? ठीक है. अच्छा, अगर आपको अच्छे से याद है तो मैंने आपको एक बात और कही थी. मैंने आपको जो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पर एरिया इज ब्रॉडर, ठीक है, देखो मैं यहां पर लिखता हूं कैपिटल ए लार्ज है, स्मॉल ए लेस है, बराबर, और वैसे ही आपको फिगर में दिख रहा है. तो एट पॉइंट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्जर, एट पॉइंट 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर. तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज स्मॉल, वेलोसिटी कैसी होगी? स्मॉल होगी. एंड एट पॉइंट 2 where area of cross section is small a, velocity is large. But मैंने आपको उस टाइम पर एक्सप्लेन किया था कि the point where the velocity is small, जहां पर वेलोसिटी स्मॉल होती है, उस पॉइंट पर प्रेशर इज हाई. जो लिक्विड का प्रेशर है वो कैसा होता है? P1 is large and here P2 is स्मॉल. स्टूडेंट, ये जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है इसको आप अच्छे से समझ लो. दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2. एट पॉइंट 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्जर, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज स्मॉलर. मतलब यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी लेस है. बट एट पॉइंट 1 प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज लार्ज. प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्स, प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्स. ठीक है. Second thing, at point 2 area of cross section is smaller, it is lesser, so velocity of the fluid is larger but the pressure of the fluid is smaller. समझ में आया? तो क्या इसका कंक्लूजन है? at point 1 सुनना अब आपको ध्यान से. at point 1 pressure is large, at point 2 pressure is less, so there is a pressure difference, there is a pressure difference. 1 पॉइंट पर प्रेशर हाई है, 2 पॉइंट पर प्रेशर लेस है. ठीक है. किसका प्रेशर? लिक्विड का प्रेशर. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट हैपेंस, द फ्लूइड इन द मैनोमीटर, मैनोमीटर में कौन सा फ्लूइड है? मर्क्यूरी है. दिखाई है यहां पर एरो करके मर्क्यूरी. सो ये जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड एक्सपीरियंस मोर प्रेशर इन द आर्म 1. देखो हर एक चीज बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी. ठीक है. मैं बुक टू बुक में वर्ड टू वर्ड अगर समझाऊंगा ना तो आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई दिस टॉपिक. मैं ये टॉपिक आपको अच्छे से नहीं समझा सकूंगा. ठीक है. तो मेरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में रहेगा बट आपको उसको लिखना एग्जैक्टली बुक के अकॉर्डिंग ही है. ठीक है. ओके. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, एट पॉइंट 1 द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज मोर, एट पॉइंट 2 प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज लेस. तो होगा क्या कि ये जो यू शेप की ट्यूब है उसमें मर्क्यूरी है. क्या है? मर्क्यूरी. अब मेरी बात को सुनो. जो आर्म 1 है, दिस इज आर्म 1, दिस इज आर्म 2. तो आर्म 1 में सपोज यहां तक मर्क्यूरी है, आर्म 2 में यहां तक मर्क्यूरी है. ठीक है. जहां पर मैंने फिंगर रखी है, दोनों फिंगर को मैंने एक ही लेवल पर रखा है. सो इन आर्म 1 देयर इज अ मर्क्यूरी, इन आर्म 2 देयर इज अ मर्क्यूरी अप टू दिस पॉइंट जहां पर मैंने फिंगर रखी है. बट एट दिस पॉइंट, at this point pressure of the fluid is more. ये जो लिक्विड है, ये वेंचुरी चैनल में से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, it creates more pressure. पॉइंट 1 पर प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट 2 पर प्रेशर लेस है. तो here on mercury the pressure of the fluid is more. ये जो मर्क्यूरी है ना, जो यहां तक है मर्क्यूरी, यहां तक, in arm 1 the pressure of this liquid on the mercury is more. And in arm 2 pressure of this liquid on the mercury is less. तो प्रेशर कहां पर ज्यादा है स्टूडेंट? मेरी लेफ्ट फिंगर पर कि मेरी राइट फिंगर पर? मेरी लेफ्ट फिंगर पर. बराबर. तो हियर प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज लेस. सो हियर mercury goes down. In left arm mercury goes down and in right arm mercury goes up. देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मर्क्यूरी का लेवल एक ही था, अब मर्क्यूरी ऐसे हो गया. इन आर्म 1
मर्क्यूरी गोज डाउन, इन आर्म 2 मर्क्यूरी गोज अप। फिगर तो फाइनल सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है, पर ऐसा होने के पहले कैसा था वो मैंने आपको समझाया कि दोनों में मर्क्यूरी का लेवल एक ही था। बट पॉइंट 1 पर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट 2 पर लिक्विड का प्रेशर कम है, तो मर्क्यूरी विल बी गोइंग डाउनवर्ड एंड इन आर्म 2 मर्क्यूरी विल बी गोइंग अपवर्ड। आई बात समझ में? अर्लियर मतलब कि जब ये वेंचुरी चैनल में ये लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा था तब in both the arm of the U-shaped tube, the level of the mercury was equal. But now, due to the pressure difference, the mercury fall down in arm 1, mercury rises in arm 2. आई बात समझ में? ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? We have to apply the Bernoulli's equation at point 1 and point 2. But before applying the Bernoulli's equation, I apply the equation of continuity, जो कि मैं ज्यादा बोलने में भूल गया। ठीक है, so applying equation of continuity कहां पर? at 1 and 2, जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करो। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? कैपिटल A V1 इज इक्वल टू स्मॉल a V2। कैसे लिखा? पॉइंट 1 पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज V1। पॉइंट 2 पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल a, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज V2। इज इट क्लियर? तो व्हाट आई डू हियर, आई मेक V2 as a subject of equation. So V2 is equal to capital A by small a into V1. I denote this as equation number 1. Student, I want to determine the speed of the fluid at point 1. मुझे क्या करना है? मुझे point 1 पर fluid की speed determine करनी है। तो मैं क्या करूंगा? आगे के स्टेज पर मैं V2 को एलिमिनेट करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? मैं V2 को एलिमिनेट करने वाला हूं, मतलब V2 को इक्वेशन में से मैं निकाल देने वाला हूं, और इसलिए मैंने V2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया है, ताकि आगे मैं V2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो फिर V2 एलिमिनेट हो जाएगा और V1 बच जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, सो नाउ आई अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2. अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन at 1 and 2, पॉइंट 1 and 2 पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो। ठीक है, तो देखो कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। P1 थोड़ा सा मैं बुक से एक्स्ट्रा आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ठीक है, P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/, P2 प्लस रो GH2, P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर H1 और H2 क्या है? फिगर में तो कहीं पर H1 H2 दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बुक में क्या किया है, इसका नेक्स्ट स्टेप उन लोगों ने डायरेक्ट लिखा है, बट आई एम गोइंग टू लिटिल डिटेल। ठीक है, तो देखो ये है रेफरेंस लेवल जिसके ऊपर वो यू शेप ट्यूब है। स्टूडेंट, ये पॉइंट 1 है, एक्चुअली पॉइंट 1 यहाँ पर है और पॉइंट 2 यहाँ पर। ये बात मैंने आपको बिगिनिंग में बोली थी। तो ये जो पॉइंट 1 है ना, उसकी जो हाइट है फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल इज H1। ये जो पॉइंट 2 है, अब फिगर में मैंने बहुत सब ये कर दिया है, तो ये पॉइंट 2 है, इसकी हाइट है H2। दिस इज H2, दिस इज H2। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 सुनना, क्योंकि ये जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं ये आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगी। अगर आप अभी इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे किया है। देखो, ये जो पॉइंट 1 है उसका इस रेफरेंस लेवल से हाइट H1 है, ये पॉइंट 2 है
उसका भी इस रेफरेंस लेवल से हाइट h2 है. Point 1 and point 2 are on the same streamline, so their height from the ground reference level is same. बराबर. तो यहाँ पर h1 is equal to h2 ऐसा है. तो क्या लिखेंगे? P1 plus 1 by 2 rho V1 square is equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square. आई बात समझ में? ठीक है. अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट. P1 minus P2 is equal to 1 by 2 rho V2 square minus 1 by 2 rho V1 square. लिखा मैंने. This is equal to 1 by 2 rho V2 square minus V1 square. Let us denote this as equation number 2. ठीक है. P1 minus P2 is equal to this. अब सुनिए एक बात समझो. Here P1 minus P2 is greater than, देखो ऐसा नहीं समझाया है. P1 minus P2 is greater than 0. क्या कहा मैंने? P1 minus P2 is greater than 0. कैसे? 1 by 2 तो 0 से ग्रेटर ही होता है. 0.5 is more than 0. रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो जो लिक्विड की डेंसिटी है, इसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी भी ग्रेटर देन 0 ही है. सपोज अगर वो वाटर की है तो वाटर की डेंसिटी भी 1 होती है, मतलब 1 से छोटी तो नहीं है. कहने का मतलब वो है इट इज 1. अगर वाटर की जगह मान लो कि कोई ऑयल है तो ऑयल तो वाटर से भी ज्यादा डेंस होता है. बराबर. तो ये जो है दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी. क्या कहा मैंने? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी. एंड स्टूडेंट ये जो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव क्वांटिटी. क्योंकि मैंने समझाया कि V2 इज मोर देन V1. यहां पर जो वेलोसिटी है V2, यहां पर जो वेलोसिटी है V1, तो 2 पॉइंट पर वेलोसिटी हाई है क्योंकि वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन है. 1 पॉइंट पर एरिया इज बिगर, सो वेलोसिटी इज लेस. सो आप मुझे बताओ कि V2 ग्रेटर देन V1 है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर तो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना. ठीक है. तो पॉइंट इज व्हाट कि दिस एंटायर राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 0. एंटायर राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 0. बराबर. तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है? उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि P1 इज मोर देन P2. क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब P1 ग्रेटर देन P2 है. देखो सिंपल मैथ्स है, यहां पर फिजिक्स नहीं है. अगर P1 लेस देन P2 होता तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होती, और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती मतलब राइट साइड भी नेगेटिव होती. तो यहां पर आपको ये पता चल गया P1 ग्रेटर देन P2 है. तो जो मैंने आपको बोला था कि at point 1 प्रेशर इज मोर, at point 2 प्रेशर इज लेस. सो 1 पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है तो इसके लिए मर्क्यूरी विल गो डाउन. at point 2 pressure is less than pressure at point 1, so here mercury will go up. बात समझ में आई? So here there is a pressure difference, and due to that pressure difference there is height difference in the mercury column. क्या कहा मैंने? There is a pressure difference, and due to that pressure difference there is a height difference in the mercury column. Clear? Okay. Now that pressure difference just a minute. Okay, so you got my point that there is a pressure difference between the point 1 and point 2, and due to this pressure difference there is a height difference in the mercury column. Now student, this pressure difference between point 1 and 2 is due to the pressure difference between point 1 and point 2 is due to the difference in the mercury column. मतलब ये दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है that you can determine from the height difference of the mercury column. I repeat this point. The pressure difference between the point 1 and point 2 is corresponding to
द हाइट डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। तो यहाँ पर मर्क्यूरी कॉलम में हाइट डिफरेंस कितना है, मतलब ये सेकंड आर्म में जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है वो फर्स्ट आर्म में मर्क्यूरी कॉलम के हाइट से कितना ऊपर है, h जितनी ऊपर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट rho m g h। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर करो। ये कहां से लिखा है ये आपको पता चला। यहां पर मैं लिख देता हूं एबो इक्वेशन इज फ्रॉम मैनोमीटर। मतलब मैनोमीटर में जो हाइट डिफरेंस है ना, वो हाइट डिफरेंस के ऊपर से मैंने ये इक्वेशन लिखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, so what we get 1/2 rho v2 square minus v1 square is equal to rho m g h। समझ में आया? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मैंने बोला था हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तो v1 की वैल्यू, बराबर। व्हाट वी वांट द वैल्यू ऑफ v1। ठीक है, सो what we will do, we will make the substitution। देखो यहां पर मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 rho m g h डिवाइड बाय rho। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, बराबर। थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिख के कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ये हमने इतना किया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, नाउ आई नीड सम स्पेस, सो व्हाट आई डू, चलो मैं ये सब रब कर देता हूं, ठीक है। फिगर आप लोगों ने समझ ली होगी। सो ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 में यूज करो। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 4, 1 को 4 में यूटिलाइज करो। तो v2 के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन करो, कैपिटल A बाई स्मॉल a v1 का स्क्वायर, बराबर। यहां पर v2 है ना, तो v2 की वैल्यू वो है माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 rho m g h डिवाइड बाय rho, राइट। नाउ वी टेक v1 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा, कैपिटल A बाय स्मॉल a होल स्क्वायर माइनस 1 v1 स्क्वायर, बराबर। v1 स्क्वायर को कॉमन निकाला इज इक्वल टू 2 rho m, ये m सफिक्स है, rho m मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय rho। सो देयरफॉर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड दिस, कैसे लिख रहा हूं मैं, 2 rho m g h, बराबर। रो एज इट इज, सिर्फ ये जो पार्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, उसको राइट साइड में लेना है। सो दिस इज कैपिटल A बाय स्मॉल a होल स्क्वायर माइनस 1, बराबर, इतना आएगा। ओके, एंड देन वी टेक दिस इन न्यूमरेटर आल्सो, और फिर मैं उसका स्क्वायर रूट भी ले लूंगा। जगह कम है मेरे पास, तो आप समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो v1 इज इक्वल टू, बराबर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट में 2 rho m g h डिवाइड बाय rho, बराबर। इसको मैं ले रहा हूं न्यूमरेटर में, स्क्वायर ब्रैकेट में ही मैं लिखूंगा कैपिटल A बाय स्मॉल a का स्क्वायर माइनस 1, पर मैं उसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, इसके लिए उसकी पावर क्या आएगी, -1/2। अगर आप सुनना, अगर कंफ्यूजन है तो इफ यू टेक दिस स्क्वायर ऑन राइट साइड, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट
में पावर आएगी +1/2, क्या आएगी +1/2, पर अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखोगे तो यू हैव टू राइट -1/2. सो वी हैव गॉट दिस आंसर. बराबर. तो V1, स्टूडेंट व्हाट इज V1? V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1. मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूं कि एग्जैक्ट है या नहीं. स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने जो लिखा है और बुक में जो फॉर्मूला आता है दैट इज सेम. सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. एग्जाम में क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेंचुरी मीटर. पूरा लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ. बिगिनिंग का एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है, कुछ ज्यादा ही बोला है. आपको बुक के अकॉर्डिंग कम लिखना है, पर लिखना जरूर है. 3 मार्क का है, उसमें एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क का है. ठीक है. स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड अबाउट द वेंचुरी मीटर. ठीक है. तो वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द वेंचुरी मीटर, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द वेंचुरी चैनल. ठीक है. तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स. स्टूडेंट, इन द ऑटोमोबाइल there is a venturi channel, there is a narrow pipe. एक पाइप होती है. ठीक है. In the carburetor of the automobiles there is a nozzle, there is a narrow pipe. Through that narrow pipe air flows with a very high velocity, and as I have explained you, very high velocity means लो प्रेशर. इस बात को आप अच्छे से याद रखना. हाई वेलोसिटी मींस लो प्रेशर. इज दैट क्लियर? ओके. सो इन द कार्बोरेटर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स देयर इज अ नोजल which is actually a venturi channel. It is a narrow pipe through which the air flows with a very high velocity. Very high velocity means low pressure. So because of the low pressure the air is sucked in. बराबर. जो बाहर एयर होती है उसका प्रेशर हाई होता है, और वो जो वेंचुरी चैनल है, वो जो नोजल है, इन दैट नोजल द एयर इज फ्लोइंग विद हाई वेलोसिटी, सो प्रेशर इज लेस. सो आउटसाइड प्रेशर इज मोर, इन दैट नोजल द प्रेशर इज लेस. सो व्हाट हैपेंस? द फ्यूल इज सक्ड इन. फ्यूल अंदर सक हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी है ना हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है. बराबर. सो इन दैट नोजल, इन दैट वेंचुरी चैनल द एयर फ्लोज विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी, सो प्रेशर इज रिड्यूस्ड. सो व्हाट हैपेंस? द फ्यूल इज सक्ड इन एंड देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड द फ्यूल व्हिच इज मेड अवेलेबल फॉर द कंबस्टन पर्पस. तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, पर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि ऑटोमोबाइल के अंदर भी वेंचुरी चैनल जैसा कुछ होता है. बराबर. एंड व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू नोटिस, दैट इन दैट ऑटोमोबाइल देयर इज ए नैरो पाइप, देयर इज ए नोजल. थ्रू दैट नोजल द एयर मूव्स विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी. वेरी हाई वेलोसिटी मींस वेरी लो प्रेशर. हाई वेलोसिटी मतलब लो प्रेशर. सो the fuel is sucked in, okay, because of the pressure difference. So fuel मतलब कि गैसोलीन, मतलब कि पेट्रोल. पेट्रोल को ही गैसोलीन कहते हैं. So petrol and air are mixed up and it is made available for the combustion purpose. Is it clear to you? ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है वेंचुरी चैनल का. ओके. सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट वेंचुरी चैनल का. नाउ there is one more example of the Venturi channel, that is the spray pump. Student, I will tell you about some devices. For an example, filter pump, aspirators, Bunsen burner, atomizers and the sprayers. Okay. The
स्प्रेयर विच इज यूज फॉर द परफ्यूम्स। आप लोगों ने परफ्यूम बाई किया ही होगा कभी ना कभी, तो जो परफ्यूम की बॉटल होती है, बराबर, फ्रॉम दैट बॉटल हाउ यू स्प्रिंकल दैट परफ्यूम ऑन योर बॉडी, ऑन योर क्लोथ, सो आप उसको ऐसे प्रेस करते हो, है ना। सो दैट इज अ नैरो होल, दैट इज ए नैरो होल, एंड थ्रू दैट नैरो होल दैट परफ्यूम इज स्प्रेड, ठीक है। सो जो परफ्यूम स्प्रेयर होता है एज वेल एज द स्प्रेयर्स विच आर यूज फॉर द इंसेक्टिसाइड्स, बराबर, जो क्रोप होता है, वो क्रोप के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट को किल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड होता है, वो इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए दैट इज ए स्प्रेयर। आप लोगों ने साइंस के बुक में वो फिगर देखी होगी कि दैट इज ए फार्मर, उसके बैक साइड के ऊपर एक ऐसी बड़ी टैंक होती है, इन दैट टैंक देयर इज ए इंसेक्टिसाइड, देयर इज ए मेडिसिन, वो जो किलिंग मेडिसिन होती है इंसेक्ट को किल करने के लिए, और उसके हाथ में एक पंप होता है कि नहीं। वो जो पंप होता है, इन दैट पंप देयर इज ए वेरी नैरो होल, सो दैट इज ऑल्सो द वेंचुरी चैनल, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेंचुरी मीटर। समझ में आई आपको ये बात, ठीक है। तो स्टूडेंट हियर आई हैव ड्रॉन अ फिगर ऑफ द स्प्रेयर which is used to kill the mosquitoes, मॉस्किटो को किल करने के लिए या तो फिर कॉकरोचेस को किल करने के लिए, बराबर। नाउअडेज अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो एक वर्टिकल टाइप की बॉटल होती है, एंड एट द टॉप देयर इज ए नॉब, यू हैव टू प्रेस दैट नॉब, आपको नॉब को प्रेस करना होता है। सो देयर इज ए नैरो पाइप, एक नैरो पाइप होती है, एंड थ्रू दैट नैरो पाइप दैट लिक्विड, उसके अंदर वो जो लिक्विड होता है, ठीक है, विच इज यूज टू किल दैट मॉस्किटोज, रैट्स एंड एटसेट्रा, तो दैट इज स्प्रेड। सो हाउ इट वर्क्स दैट वी हैव टू डिस्कस। यहां पर जो फिगर है दैट इज द फिगर ऑफ ए स्प्रे पंप। अब आज के जमाने में इन 2021 दिस टाइप ऑफ स्प्रे पंप्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। इस टाइप के स्प्रे पंप नहीं मिलते हैं। आजकल कैसे स्प्रे पंप मिलते हैं, तो वो एक आप लोगों ने वो हीट HIT हीट, बराबर, इट इज अ नेम ऑफ ए ब्रांड। तो वो जो हीट का आपने बॉटल देखा होगा, बराबर, रेड हीट आता है, काला हीट आता है, ऐसे टीवी के अंदर ऐसी एडवर्टाइज आती है, बराबर। तो उसकी बॉटल कैसी होती है, उसकी बॉटल ऐसे वर्टिकल बॉटल होती है, जैसे हमारी पानी पीने की वर्टिकल बॉटल होती है, वैसी बॉटल होती है, एंड देयर इज अ नैरो पाइप दैट इज कॉल्ड एज अ नोजल। So you have to simply press, and from that nozzle that medicine will be sprayed, बराबर। बट इस टाइप के जो पंप है ये आजकल मार्केट में नहीं दिखते, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, बराबर। इट डज नॉट लुक मॉडर्न, आजकल वो मॉडर्न टाइप के आते हैं। बट यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स कि आप उन्होंने इस टाइप के पंप्स घर में यूज किए होंगे टू किल द मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं आपको ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस टाइप की चीज आपको आज के जमाने में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सी हियर देयर इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। एट द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाइप यू कैन सी दैट हियर देयर इज अ नैरो होल, यहाँ पर एक नैरो होल है, एकदम नैरो होल है, पिन साइज होल है, ठीक है। देयर इज अ कंटेनर, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ कंटेनर, एंड इन दैट कंटेनर अ मेडिसिन इज फिल्ड, ये जो है ये मेडिसिन है। एंड यू कैन सी दिस वर्टिकल ट्यूब, ये जो वर्टिकल ट्यूब है, एंड दिस वर्टिकल ट्यूब यू कैन कॉल इट एज अ वेंचुरी चैनल। तो ये वर्टिकल ट्यूब है, ये क्या है, ये एक वेंचुरी चैनल है, ठीक है। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स, वी हैव टू पुश दिस पिस्टन इनवर्ड। हमको ये क्या करना होता है, जो पिस्टन है, वी हैव टू पुश द पिस्टन इनवर्ड। स्टूडेंट, व्हेन वी पुश द पिस्टन इनवर्ड, देन द एयर कम्स आउट ऑफ दिस होल विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी। यहां से क्या निकलती है, एयर निकलती है, एयर कम्स आउट विथ हाई वेलोसिटी, एयर कम्स आउट विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी। यहां पर एयर होगी, यहां पर एयर होगी, तो व्हेन यू पुश द पिस्टन देन द एयर कम्स आउट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। यानी क्या लिखा है, एयर कम्स आउट विद वेलोसिटी, मतलब वेरी कम्स आउट विद हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी से यहां से एयर निकलेगी। अब मैंने आपको क्या बोला, हाई वेलोसिटी मींस
लो प्रेशर, सो हियर प्रेशर ड्रॉप्स, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। ये जो वेंचुरी चैनल है ना, वर्टिकल वेंचुरी चैनल, हियर प्रेशर ड्रॉप्स, हियर P is less, pressure drops, but here the pressure is more। यहां पर जो लिक्विड है वो लिक्विड का प्रेशर हाई होता है, तो here pressure is less and here pressure is more, so due to that pressure difference the liquid rises, सुनना, due to the pressure difference the liquid rises up in this Venturi channel। ये जो Venturi channel है इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा and that liquid will be sprayed, that liquid will be sprayed, देखो यहां पर the liquid is sprayed along with that air, वो एयर के साथ लिक्विड एयर में मिक्स हो जाएगा and that will be sprayed। समझ में आया, है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेम वे आपकी जो परफ्यूम की बॉटल होती है जिसको आप ऐसे पुश करते हो, बराबर, वो भी ऐसे ही वर्क करती है। फिर वो जो आजकल वो मार्केट में आता है ना, एक छोटा सा स्क्वायर जैसा एक्स, बराबर, लोगों को इंप्रेस करने के लिए एक टिकट, क्या उसको टिकट या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसे स्प्रे करते हैं तो उसमें से कुछ अच्छे ऑर्डर वाला लिक्विड बाहर निकलता है, तो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द वेंचुरी चैनल, इट इज एक्चुअली द बर्नौलीज प्रिंसिपल। आई बात समझ में? अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, कोल्ड ड्रिंक, normally we drink the cold drink directly in the bottle, बराबर, but when you go to the restaurant, जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो they are giving you a straw, आपको straw देते हैं, so what you do, you immerse that straw in that cold drink bottle, ठीक है, and what you are doing, you are sucking, ऐसे करते सक करते हो आप, बराबर ना? तो देखो यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रॉ, ये वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, और यहाँ पर आपका माउथ है, ठीक है। मैं उतना डिटेल में कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, बट ये चलो जो भी है, ठीक है। यहाँ पर सपोज आपका माउथ है, ठीक है, सो व्हाट यू डू, यू आर सकिंग द एयर, ऐसे करके आप एयर को सक करते हो, तो सी व्हाट हैपेंस इन दिस स्ट्रॉ। नाउ आई विल कॉल दैट स्ट्रॉ एज अ वेंचुरी चैनल, उसको मैं क्या बोलूंगा, वेंचुरी चैनल बोलूंगा मैं। सो यू सक द एंटायर एयर, उसमें जितनी भी एयर है आप उसको ऐसे करके सक कर लेते हो, पूरी एयर आपके मुंह में चली जाती है। सो हियर वैक्यूम इज क्रिएटेड इन दैट स्ट्रॉ, वैक्यूम इज क्रिएटेड। स्टूडेंट एक बात समझो, वैक्यूम मीन्स लो प्रेशर, जितनी कम हवा होगी उतना कम प्रेशर होगा, वैक्यूम इज अ लो प्रेशर, सो हियर प्रेशर इज लो, नियर योर माउथ there is low pressure and here there is a high pressure, so there is a pressure difference, and due to that pressure difference this cold drink whatever it is, it will rise up and it will enter into your mouth, वो आपके मुंह के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो आप लिक्विड को सक नहीं कर रहे हो, यू आर सकिंग द एयर, बराबर, तो वो एयर आपके अंदर चली जाएगी, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर द लिक्विड ऑल्सो राइजेस अप एंड इट एंटर इनटू योर माउथ, सो दिस इज ऑल्सो वेंचुरी चैनल विच इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। Now we are taking example 10.7. This is very important example, ठीक है, और बुक में तो बस डायरेक्ट कर दिया है सब कुछ, we will do it in detail, ठीक है। स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, that example is related to the डेरिवेशन ऑफ द वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर का जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है, आपको इस न्यूमेरिकल की सिचुएशन को उस डेरिवेशन के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा कि वहां पर मैंने क्या समझाया था,
मैंने कौन सी क्वांटिटी को क्या एक्सप्लेन किया था, और उसको आपको इस सिचुएशन के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन को उस टॉपिक के सिचुएशन के साथ अगर लिंक कर पाए तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। बट अगर आपने प्रॉपरली लिंक नहीं किया तो फिर आप डेफिनेटली इसमें रटने वाले हो। ठीक है, तो आपको अब देखना है कि आप दोनों को अच्छे से लिंक कर सकते हो या नहीं। मैं तो आपको डेफिनेटली पूरा डिटेल में ही समझाने वाला हूं। ठीक है, तो समझो क्वेश्चन क्या है। एग्जांपल 10.7 ब्लड वेलोसिटी। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग is diverted through a venturi meter. The wider part of the meter has a cross section area equal to that of artery. ठीक है, capital A is equal to 8 mm square. The narrow part has an area A is equal to 4 mm square. ठीक है, capital A is equal to 8 millimeter square. स्मॉल a इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर। बराबर, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रीड कर लेता हूं। ओके, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी P1 minus P2, this is pressure drop in artery, और ये कितना है स्टूडेंट? दिस इज 24 पास्कल, और आपको 1 पास्कल की वैल्यू भी पता है, बट आई थिंक सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वैल्यू है तो फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1 पास्कल 24 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी? क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी वी हैव टू डिटरमाइन। V1 हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, चलो एक रफ डायग्राम में पहले ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आपको इसको ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने वेंचुरी मीटर का टॉपिक एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, उसमें मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना, वही डायग्राम मैं आपके लिए आपको फिर से इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ओनली नेसेसरी पार्ट आई एम शोइंग। ठीक है, यहां पर है पॉइंट 1 whose pressure is P1, here there is a point 2 whose pressure is P2, और यहां पर है वेलोसिटी V1 और यहां पर है वेलोसिटी V2। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि एट पॉइंट 1 वेलोसिटी इज लो, सो देयर इज ए हाई प्रेशर, तो यहां पर मर्क्यूरी नीचे जाएगा। यहां पर वेलोसिटी इज हाई, सो इट इज अ लो प्रेशर, तो मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन है यहां पर। ओके, और ये है वेंचुरी चैनल। ये क्या है? ये है वेंचुरी चैनल। ठीक है, और यहां पर मैं इसको बोलूंगा आर्टरी विच इज वेंचुरी चैनल। आप इसको वेंचुरी चैनल भी बोल सकते हैं, वेंचुरी चैनल। ठीक है, ओके। एक वैल्यू है स्टूडेंट जो कि इन लोगों ने बुक में नहीं दी हुई है,
बट उस वैल्यू को आपको एक टेबल में से लेना है, तो दैट आई एम राइटिंग 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज 1.06 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ ब्लड की डेंसिटी है, ठीक है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 मिलीमीटर स्क्वायर, द नैरो पार्ट हैज एन एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, बराबर। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी 24 पास्कल। देखो, एक डॉग है, कैसा डॉग, एनेस्थेटाइज्ड डॉग। कैसा डॉग, एनेस्थेटाइज्ड डॉग, मतलब बेहोश किया हुआ कुत्ता है, बराबर। कुत्ते को बेहोश कर दिया है, उसको क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया होगा, तो डॉग बेहोश हो गया है, उसको कहा है एनेस्थेटाइज्ड डॉग, ठीक है। अब उस एनेस्थेटाइज्ड डॉग के बॉडी के अंदर जो ब्लड है विच इज फ्लोइंग थ्रू द लार्ज आर्टरी, द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द लार्ज आर्टरी इज डाइवर्टेड, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से जो लार्ज आर्टरी है उसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो वाइडर पार्ट है मीटर का, वेंचुरी मीटर का वाइडर पार्ट, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाइडर पार्ट, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 8 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो नैरो पार्ट है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, बराबर। ओके, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी, ये जो आर्टरी है, जैसे कि ये है ना, आप इसी को आर्टरी ले लो, ये जो वेंचुरी चैनल है, ये वेंचुरी चैनल को ही आप आर्टरी ले लो, लिखा है मैंने यहाँ पर आर्टरी एज वेंचुरी चैनल, ठीक है। तो आप वेंचुरी चैनल को ही आर्टरी ले लो। तो जो प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी, वो कितना है, 24 पास्कल। अब सुनने एक बात समझो, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है टॉपिक में कि पॉइंट 1 पर प्रेशर लार्ज होता है क्योंकि वेलोसिटी इज लो, प्रेशर इज हाई। पॉइंट 2 पर वेलोसिटी इज हाई, मतलब जो ब्लड है, पॉइंट 2 पर जो ब्लड है वो ब्लड की वेलोसिटी हाई होगी, बराबर। तो यहां पर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लेस होगा, तो P1 इज मोर देन P2। तो यहां पर प्रेशर हाई है, यहां पर प्रेशर लो है, तो फिर प्रेशर ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, हियर प्रेशर इज कैसा, हाई, हियर प्रेशर इज लो, हियर वेलोसिटी इज हाई, सो प्रेशर इज लो। तो यहां पर प्रेशर हाई है, यहां पर प्रेशर लो है, तो फिर ये प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो दैट इज P1 माइनस P2, दैट इज द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी। और स्टूडेंट, आपको याद है मैंने उस टॉपिक में आपको समझाया था कि P1 माइनस P2 इज रो mgh, P1 माइनस P2 इज रो mgh। तो इसमें g तो चलो पता है हमको, h मतलब कि डिफरेंस इन हाइट ऑफ द मैनोमीटर। ये जो मैनोमीटर है, ये जो यू शेप की ट्यूब है, उसमें जो लिक्विड है मर्क्यूरी, बराबर, उसका हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये h है रो mgh, और रो m क्या, रो m मतलब इस मैनोमीटर में जो भी लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी। तो P1 minus P2 is the pressure drop and that pressure drop is 24 Pascal which is nothing but the rho mgh। हमको यहाँ पर rho m नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर g नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर h नहीं चाहिए, पर हमको प्रेशर ड्रॉप दैट इज rho mgh उसकी वैल्यू दे दी है, बस वो ही वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। बात आई आपको समझ में, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको V1 फाइंड करना है। एक मिनट में क्वेश्चन में पढ़ता हूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। तो आर्टरी के अंदर ब्लड की स्पीड हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर जो हम फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, वो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो
velocity of blood in artery, V1 is equal to, याद करो फॉर्मूला, स्क्वायर रूट में 2 rho m g h डिवाइड बाई h, ऐसा कुछ था, बराबर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट था, है ना, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट था, और जब वो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में था तो उसकी पावर पॉजिटिव थी, पर जब वो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में चला गया तो उसकी पावर थोड़ी नेगेटिव कर दी थी मैंने, तो यू मस्ट बी डूइंग दैट। तो कैपिटल ए बाय स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2, ऐसा मैंने आपको लिख के समझाया था। So let us make the substitution in this. This is equal to square root में 2 rho mgh, बराबर। तो rho mgh है 24 पास्कल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी एक अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हुई है। मैंने यहाँ पर 24 पास्कल है, उसको मैंने ये कन्वर्ट किया, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? उसको 24 पास्कल ही रहने देना है। रीजन इज व्हाट कि 1 पास्कल मींस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। वो एक्चुअली मैंने 180 m की वैल्यू बाय मिस्टेक सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो 24 पास्कल एंड 24 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो इट इज द एप्रोप्रिएट यूनिट, वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपली 24 डिवाइड बाय रो। तो रो कितना है? डेंसिटी ऑफ ब्लड, दैट इज 1.06 10⁻3। यहां पर स्क्वायर रूट कैपिटल ए कितना है? 8/4 का स्क्वायर माइनस 1 रेज टू माइनस 1/2, ठीक है। तो दिस इज 20 into 48, 48 को डिवाइड करो 1.06 से, सो ये आता है 45.28 एंड दिस इज 10⁻3। इट इज लाइक दिस। यहां पर देखो 8/4 होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो ये हुआ 3⁻⁻1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पावर ऑड है 10⁻3, इट इज ऑड नंबर। स्क्वायर रूट में जो पावर होती है वो हमेशा इवन होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो जरा 4.528 10⁻², ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। और ये जो है ना 3⁻⁻1/2, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूं 3⁻+1/2, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब 4.528 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 2.1279 और 10⁻⁻1, बराबर, ये इतना आया। अब स्टूडेंट एक बात याद रखो, 3 का स्क्वायर रूट बहुत बार यूज होता है, 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट आप लिख के रख लो कहीं पर। 2 का स्क्वायर रूट 1.4142 और 3 का स्क्वायर रूट 1.7320। नेक्स्ट टाइम आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दिस इज 1.7320, तो ये क्या है 0.21279 डिवाइड बाय 1.7320। सो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 0.21279 डिवाइड बाय 1.7320, तो दिस कम्स आउट 0.1228। तो बुक में क्या आंसर है, बुक में है 123, ओके 123, दिस इज 0 पर राउंड ऑफ किया 123, तो V1 इज इक्वल टू 0.123, बराबर, ओके।
तो दिस इज करेक्ट आंसर और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड बिकॉज वी हैव फॉलोड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। फिगर आपके समझने के लिए थी, आप बस ये इतना लिखो, ये वैल्यू लिखो, फिर फिगर को छोड़ के बाकी सब कुछ लिखो। ठीक है, स्टूडेंट, we are talking about the Bernoulli's principle and its application. Venturi meter is the one of the application of Bernoulli's principle. ठीक है, the Bernoulli principle is also used in explaining the blood flow in our artery. Bernoulli principle explain blood flow in artery. हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है which are taking the blood from heart to the different part of the body, they are known as the artery. ठीक है, तो this is a normal artery. Here the passage is clear. बराबर है, the passage is clear. Now because of the deposition of the plaque material in this artery, जो artery है, इस artery के अंदर plaque material, those people who are having the high level of cholesterol in the blood, those who are having the bad habit of eating the junk foods, बहुत ज्यादा बटर खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल खाते हैं, बहुत ज्यादा चीज, पिज्जा, आइसक्रीम्स, ऐसी चीजें जो लोग ज्यादा खाते हैं, बराबर, तो उनकी जो आर्टरी होती है, इन दैट आर्टरी देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ द प्लाक। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये प्लाक मटेरियल है, बराबर, ओके, तो दिस इज द प्लाक मटेरियल। नाउ वी नो दैट आवर हार्ट इज अ पंप, ठीक है, and it is pumping the blood to the different part of our body. So here the blood is flowing through this artery which is having the deposition of the plaque material, and this artery is having the constriction. यहाँ पर artery constrict हो गई है, मतलब वहां पर जो artery है उसमें constriction जैसा create हो गया है, the passage is became narrow, ठीक है। So what happens here, velocity of the blood increases. यहाँ पर क्या होगा, velocity of the blood increases because you know that the region in which the area of cross section is smaller, the velocity is higher, बराबर। Now if the heart has to send the blood to the different part of the body, then the heart has to pump the blood with more efficiency, ठीक है। So here because of the constriction the velocity of the blood increases, means the greater demand is put on the heart to pump the blood, the greater demand is put on the heart to pump the blood, क्योंकि यहाँ पर area of constriction reduce हो गया है, ठीक है, तो passage block हो गया है, so it will put more demand on the heart, it put more demand on heart to pump blood through constriction. ये जो constriction है, जो narrow part है, this is the narrow part, so this put more demand on the heart to pump the blood through the constriction. So activity of the heart increases, heart की activity बढ़ जाती है, उसका जो धक-धक करने का जो rate है वो बढ़ जाता है, because it put more demand on the heart to pump the blood through this constriction. So here the velocity of the blood increases, यहाँ पर velocity increase होती है। Student, you know that the region in which the velocity is high, the pressure is dropped,
तो यहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। बट हियर प्रेशर इज मोर, आउटसाइड द आर्टरी द प्रेशर इज मोर, तो हियर देयर इज मोर प्रेशर एंड हियर देयर इज लेस प्रेशर. So because of the difference in pressure, the artery is further constricted. जो artery है वो further constrict हो जाएगी, मतलब artery जो है वो ऐसी हो जाएगी, further उसका constriction होगा because of the difference in pressure. यहाँ पर pressure ज्यादा है, यहाँ पर pressure कम है, तो pressure difference की वजह से क्या होगा, artery will be constricted. So this put again more demand on the heart. The responsibility on the heart increases to drive the blood through the artery to the different part of the body. बराबर. So again the velocity of the blood increases. यहाँ से जो blood flow हो रहा है उसकी velocity further increase होती है. Further there is a reduction in pressure in the artery, and again the artery is constricted, and because of this repeated collapse, कैसा collapse? artery का रिपीटेडली कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आर्टरी की जो साइज है वो कीप ऑन डिक्रीजिंग, बराबर. सो देयर इज अ रिपीटेड कोलैप्स. दिस पुट्स मोर एंड मोर डिमांड ऑन द हार्ट. हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है इन पंपिंग द ब्लड, ठीक है. सो एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड कोलैप्स देयर इज ए हार्ट अटैक. समझ में आया? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द हार्ट अटैक. हार्ट अटैक का ये एक रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं, बट दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है. तो यहाँ पर हमने हार्ट अटैक को एक्सप्लेन करने में भी बर्नौली प्रिंसिपल का यूज किया है, ठीक है. दूसरी भी एप्लीकेशन है बर्नौली प्रिंसिपल की, वो भी हम देखेंगे, बट आई ड्रॉ द फिगर फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इट. Our next topic is dynamic lift. ठीक है, क्या होता है डायनेमिक लिफ्ट, पहले मैं आपको समझाता हूं. द डायनेमिक लिफ्ट is a force that act on body like aeroplane wings, hydrofoil and spinning ball, which moves through air. The dynamic lift is a force that acts on a body like aerofoil, wings, hydrofoil and spinning ball which moves through the air. I just seen the book. Okay, correct है, but थोड़ा सा difference है. Which spinning ball due to their motion in air. जो मैंने पहले भी लिखा था वो भी मीनिंग यही था, बराबर, बट इन बुक इट इज रिटन लाइक दिस. सो स्टूडेंट, व्हाट इज डायनेमिक लिफ्ट? द डायनेमिक लिफ्ट इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी लाइक एरोप्लेन विंग्स, जो एरोप्लेन होता है उसकी विंग्स, हाइड्रोफॉइल एंड स्पिनिंग बॉल ड्यू टू देयर मोशन इन द एयर. ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस, मैं आपको एक कुछ और भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ. स्टूडेंट, ये चैप्टर हम इस चैप्टर में हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, है ना. तो फ्लूइड मतलब लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैस भी फ्लूइड होता है. यू कैन डू वन एक्टिविटी in a bucket filled with the water. Take a plastic ball. प्लास्टिक का जो बॉल होता है क्रिकेट खेलने का, प्लास्टिक का बॉल. Take that ball and you immerse that ball in that liquid. वाटर के अंदर बॉल को इमर्स कर दो and you release that ball. बॉल को छोड़ दो. The ball will come to the surface itself. The ball experience an upward force. So, whenever any object is immersed in the liquid fluid,
the liquid exert an upward force on that object, and that force is known as the static lift. क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक लिफ्ट बोलते हैं. अब इसको स्टैटिक लिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लिक्विड में इमर्स किया है वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था. तो लिक्विड ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया एंड दैट इज नोन एज द स्टैटिक लिफ्ट. दिस स्टैटिक लिफ्ट आल्सो नोन एज बुयंट फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? बुयंट फोर्स. मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूं, BUOYANT, बुयंट फोर्स. कुछ लोग उसको बायोट फोर्स भी बोलते हैं. तो डिपेंड्स कि जैसा पर्सन वैसा प्रोनाउंसिएशन करेगा वो. आई विल से इट एज अ बुयंट फोर्स. ठीक है. और शायद आप लोगों ने सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि हमारे बुक में नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट वो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसमें ये बुयंट फोर्स का ही रोल है. ठीक है. सो आपको मैंने स्टैटिक लिफ्ट एक्सप्लेन किया. तो स्टैटिक लिफ्ट क्या होता है? व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, देन द लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द स्टैटिक लिफ्ट. Here we are talking about the dynamic lift. So student, when any object, मैंने कौन से ऑब्जेक्ट है वो उनके नाम मैंने लिख दिए हैं. फॉर एन एग्जाम्पल एरोविंग, एरोप्लेन की विंग, हाइड्रोफॉइल. इट इज ऑल्सो मीन्स इट इज लाइक दैट एरोप्लेन विंग्स. ठीक है. तो एरोप्लेन की विंग्स, देन द हाइड्रोफॉइल्स एंड द बॉल. व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द एयर, जब वो एयर में मूव करते हैं, देन एयर ऑल्सो एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ दोस ऑब्जेक्ट. सो दैट इज नोन एज द डायनेमिक लिफ्ट. समझ में आया? तो जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में स्टेशनरी होता है तो लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, दैट इज नोन एज स्टैटिक लिफ्ट. बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द एयर, ऑब्जेक्ट एयर में स्टेशनरी नहीं, if the object is moving in the air, then the air exerts a force on the object in the upward direction, and that is known as the dynamic lift. समझ में आया आपको? ठीक है. Now student, you might have seen that when the ball is thrown with the spin, when the cricket ball is thrown with the spin, when the baseball, cricket ball, baseball, then the tennis ball and the golf ball, when all these balls are moving through the air, their trajectory will be projected. So during their motion in the air, they are diverted from their path. क्या होता है? They are diverted from their path. मतलब ऐसे एयर में जाएंगे, but they will be diverted. अभी मैं आपको जस्ट शो करता हूं कि सपोज यहां पर मेरे हाथ में एक बॉल है, तो बॉल ऐसे जाएगा, बट इट विल बी डाइवर्टेड. मतलब इफ आई हैव थ्रोन टुवर्ड्स यू, इट विल नॉट कम इन दिस डायरेक्शन, बट दे विल बी डाइवर्टेड. देयर पाथ विल बी कर्व्ड. ओके. सो दिस इज ड्यू टू द डायनेमिक लिफ्ट. समझ में आया? बिकॉज द एयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द object moving through the air. Is that clear? So that cricket ball, that baseball, that tennis ball and that golf ball, when they are passing through the air, then they are diverted from their parabolic trajectories. ठीक है. तो that is because of that dynamic lift. ठीक है. अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सिचुएशन नंबर 1 is the ball moving without the spin. स्टूडेंट, थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ में बात करूंगा. देयर इज अ बॉल. ये आपको दिख रहा है, ये सर्कल. दिस इज द क्रिकेट बॉल. जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो सीजन का बॉल जिसको बोलते हैं, ये आप उसको आप वो एज्यूम कर लो. ठीक है. सो दैट इज द क्रिकेट बॉल. दिस क्रिकेट बॉल इज न्यू, मीन्स जस्ट अभी उसको बॉक्स में से निकाला, एकदम न्यू है. इट्स सरफेस इज शाइनिंग. उसकी जो सरफेस है दैट इज शाइनिंग सरफेस. बराबर. ओके. नाउ दिस बॉल इज मूविंग
on the straight path. It is moving on the straight path. Its motion is without spin. उसमें spin नहीं है. Spin मतलब it is just like Earth rotates on its own axis, so it is called spinning. This ball does not have any spin motion. It is simply performed in the linear motion. The ball is having the smooth surface. बराबर एकदम new brand ball है. Now here you can see the streamlines of air. ये जो आपको lines दिख रही है ना, जो मैंने draw करके रखी हुई है, ये कैसी है? ये streamlines है. These are the streamlines of air above the ball. So these streamlines are moving in a direction opposite to the ball. मतलब बॉल ऐसे आगे जा रहा है तो स्ट्रीमलाइंस ऐसे पीछे की तरफ जा रही है. ऑब्वियसली ना, अगर आप बस के अंदर बैठे हो एंड इफ यू सी थ्रू द विंडोज, तो यू आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो यू फील दैट दे आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग. तो हियर द बॉल इज मूविंग linearly without spin. That is the most important thing. The streamlines are moving in a direction opposite to the ball. Now here, this ball drags the air surrounding it. वो जो ball है उसके आजू बाजू जो air है उसको थोड़ा drag करता है मतलब थोड़ा सा उसको displace करता है. So you can see that here streamlines are displaced, here streamlines are displaced. But student, as the surface of the ball is smooth, the spacing of the streamlines above the ball and below the ball is almost the same. मतलब यहाँ पर जो streamlines है उनके बीच का spacing, यहाँ पर जो streamlines है उनके बीच का spacing almost same ही होगा. Streamlines will be slightly displaced, but the spacing between the streamlines above the ball, spacing between the streamlines below the ball is same. So streamlines are equally spaced, and you know that when the streamlines are equally spaced above and below the ball, the pressure is same. So at this point the pressure P1, at this point pressure P2, pressure are equal. There is no pressure difference. So no pressure difference मतलब P1 minus P2 is equal to 0. So जब pressure difference is 0 है तो F will also be 0 because force is equal to pressure into area. तो जब pressure difference मतलब pressure ही 0 हो गया तो force भी 0 हो गया. So there will not be any dynamic lift on the ball. क्या कहा मैंने? There will not be any dynamic lift on the ball. This ball will continue to move on the straight path. Its trajectory will be a linear. Its trajectory will not be diverted from the linear path. Its trajectory will be, suppose it is going linear na, so its trajectory will be linear. It will not be diverted. उसकी जो trajectory मतलब ball है, ball ऐसे के ऐसे ही आएगा, सीधा के सीधा आएगा. आई बात समझ में आपको ये सिचुएशन में? ठीक है. But student, if the ball surface is rough, जो बॉल है वो क्रिकेट का जो सीजन का बॉल है, its surface is suppose rough. After some play, उससे 10-12 ओवर खेल ली है, बराबर बैट्समैन ने, तो surface of the ball is rough. And you might have seen that in the cricket game, जो क्रिकेटर्स होते हैं, what they are doing, they are rubbing the ball with their trousers. उनके जो कपड़े होते हैं, उनकी जो पैंट होती है, बराबर, या तो पैंट के साथ या तो फिर उनके पॉकेट के अंदर उनका जो नैपकिन होता है उसके साथ वो बॉल को ऐसे रब करते हैं. दैट इज अलाउड, बट दे आर नॉट अलाउड टू रब द बॉल विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट. बराबर, जैसे अगर कोई क्रिकेटर है वो अपने पॉकेट के अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल पुराने टाइम में क्या होता था, आज से 10 साल पहले, कि जो ड्रिंक्स आता था, बराबर, ग्राउंड के अंदर जो ड्रिंक्स आता था, उसमें जो पेप्सी की, कोका कोला की जो बॉटल्स होती थी, ग्लास बॉटल्स, वो ग्लास बॉटल के ऊपर एक क्राउन होता था, एक मेटल का क्राउन होता था. इट वॉज अ शार्प ऑब्जेक्ट. सो व्हाट द प्लेयर्स वर डूइंग, कि जो बॉल होता था ना उसको वो क्राउन से थोड़ा ऐसे रफ कर देते थे, बराबर.
that is called ball tempering. So what they were doing, आपको समझ में आएगा कि they were tempering the ball surface. They were making the surface of the ball rough. So what is the advantage they are getting by making the surface of the ball rough? So student, if the surface of the ball is rough and if the ball is spinning, then it will drag more air. If the ball is smooth and if it is spinning, it will drag some air. But if the surface of the ball is made rough and if it is spinning, then it will drag more air. Is that clear? So student, यहाँ पर एक बॉल है और आप ऐसा समझो, अभी बुक में तो ऐसी फिगर है, इसमें मैंने भी ऐसा ही ड्रॉ किया है, but here suppose the upper surface of the ball is rough. देखो थोड़ा जूम करके देखो अगर नहीं दिख रहा है तो, upper surface of the ball is rough and the lower surface of the ball is smooth. वो लोग क्या करते हैं पता है, when they do the ball tempering, they make only one surface rough. They don't make both the surfaces rough. They make only one surface rough. Even when they are rubbing the ball with their trousers, वो एक ही surface को rub करते हैं. They are not rubbing both the surface. Means they keep one surface smooth, they keep other surface rough. So upper surface is rough, lower surface is smooth. ठीक है, तो above the ball, जो above the ball है मतलब यहाँ पर ऊपर, the streamlines of air are crowded. The streamlines of air are crowded and below the ball the streamlines are sparse. Now student, remember one thing, the region in which the streamlines are sparse मतलब दूर दूर, the region in which the streamlines are sparse दूर दूर, it is the region of low velocity. Crowded streamline is the region of high velocity. Sparse streamlines, दूर streamlines is the region of low velocity. But low velocity, high pressure. So here pressure is high. Below the ball pressure is high. Above the ball velocity V is high. Pressure is less. So below the ball pressure is high, above the ball pressure is low, so that is a pressure difference. So ball के ऊपर pressure less है, ball के नीचे pressure high है, so there is a net pressure. There is a net pressure. P1 minus P2 0 नहीं होगा. P1 minus P2 is, देखो इतना सब अंदर नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही आपको डिटेल में समझा रहा हूं. You have to write as per the book only. So P1 minus P2 is not zero. So net pressure act on the ball. In which direction net pressure act? In the upward direction net pressure act. क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है. So the ball experience the net pressure upward. The ball experience the net force upward, and the ball will be lifted from its trajectory. Ball will be lifted from its trajectory. So student, if there is a ball, if its one surface is rough, other surface is smooth, and if the ball is thrown with the spin, ball को थोड़ा ऐसा jerk देके, जैसे ऐसे करता है ना बॉलर जब वो spin करता है बॉल को. So if the ball is thrown with the spin, then that ball will be lifted up from its trajectory. मतलब जब वो बॉलर बॉल को छोड़ देगा, तो छोड़ने के बाद बॉल ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा. So ball will be lifted up from its trajectory. If the surface is smooth, ball ऐसे जाएगा. But if it is lifted, वो ऐसे ऊपर से ऐसे फिर नीचे आएगा. So it's like a surprise to the batsman. The batsman would not be able to judge its trajectory कि ball exactly कैसे पाथ पर आ रहा है, तो उसकी trajectory डिसाइड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो बॉल को बैट पर ले नहीं पाएगा, है ना. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है. तो स्टूडेंट, हियर देयर इज वन इफेक्ट दैट इज नोन एज द मैग्नस इफेक्ट, ठीक है. सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर, there is a net force on the ball in the upward direction, and this effect is known as
द मैग्नस इफेक्ट। तो मैग्नस इफेक्ट की एक डेफिनेशन है, द डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग, द डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग is called Magnus effect. The dynamic lift due to the spinning, यहाँ पर बॉल स्पिन भी है, स्पिनिंग भी है, स्पिन, it is also performing the spin motion and it is experiencing the dynamic lift, क्योंकि वो मोशन में है, बराबर स्टेशनरी नहीं है, so it is experiencing the dynamic lift due to that spinning, so it is known as the Magnus effect. आई बात समझ में? ठीक है. Now student, our next is aerofoil. What is aerofoil? Student, if you take the cross section of the wings of aeroplane, जो aeroplane होता है, aeroplane की जो wings होती है, if you take the cross section of that wings, you will have this type of shape. आपको इस टाइप का शेप दिखेगा. And this type of shape is known as the aerofoil shape. ठीक है? It is a specific shape. When this aerofoil is floating in the air, then it has a streamlines of air surrounding it. So you can see that above the aerofoil, the streamlines are crowded. Below the aerofoil, the streamlines are narrow. ठीक है? So here there will be what? High velocity and low velocity. Here there will be low velocity. Here there will be high pressure, because streamlines are sparse because of its specific shape. Barabar? Here it is high velocity because streamlines एक दूसरे के close है, and it is low pressure. So because of this pressure difference, this aerofoil experiences the dynamic lift in the upper direction, and that's why it can float. That's why it can float. समझ में आया आपको? देखो, आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा स्टूडेंट कि जो एरोप्लेन होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है, बिफोर इट टेक्स अ फ्लाइट, वो हवा में जाए उसके पहले इट रन्स ऑन द रनवे विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. बराबर? इट रन्स ऑन द रनवे विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. तो वो क्यों दौड़ता क्यों है? क्यों ऐसे सीधा के सीधा ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? बिकॉज when the aircraft runs on the runway with a very high velocity, the pressure difference is created on its wings. उसकी जो wings होती है, above the wings, velocity of the air is high, pressure of the air is less. Below the wing, velocity of the air is less, but the pressure is high. So aeroplane runs with a very high velocity to create that pressure difference, and because of that pressure difference it is lifted upward. देखो, whatever reason I have explained you about the dynamic lift in this spin bowling, so that is not the complete reason. There are some other reason also, but उतना डिटेल में हमको यहाँ पर नहीं जाना है. So whatever reason I have explained you here, that is part reason. एक छोटा सा रीजन है. There are other reasons also that we are not supposed to discuss in detail in this topic. ठीक है? तो आई होप के आपको समझ में आया होगा. ठीक है? और समझ में आया है तो फिर लिख के प्रैक्टिस करो. ठीक है? Now we are solving example 10.8. इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और एक्सट्रीम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है? सुनो. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10⁵ किलोग्राम. एक बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास है 3.3 10⁵ किलोग्राम. ठीक है?
its total wing area is 500 meter square. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. 960 km per hour, बराबर। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको समझाया था कि किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आंसर आता है 266.66 मीटर पर सेकंड, बट आई विल टेक दिस एज 267 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, ठीक है। तो दिस इज 267 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, आगे क्या कहा है, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। क्या फाइंड करना है, नंबर ए प्रेशर डिफरेंस वी हैव टू फाइंड डेल्टा पी इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, कहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे, ऊपर प्रेशर कम होता है नीचे। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अपर सरफेस ऑफ विंग्स, तो ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद आगे क्या कहा है, estimate the fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to the lower surface, fractional increase in the velocity। तो इसको मैं क्या नाम दूं, इसको नाम देता हूं मैं डेल्टा वी अपॉन वी एवरेज। अभी ये क्या है ये सब आपको समझ में आ जाएगा बाद में, बराबर। फ्रैक्शनल increase in speed of air, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको वैल्यू दी है। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर, कितनी है एयर की डेंसिटी, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा समझो, मैंने आपको एरोफॉइल का टॉपिक एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक पॉइंट वहां पर थोड़ा सा मिस हो गया था। सो आई एक्सप्लेन यू दैट इन द एरोफॉइल द प्रेशर बिलो द एरोफॉइल इज मोर एंड प्रेशर अबव द एरोफॉइल इज लेस। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन प्रेशर देयर इज अ नेट फोर्स on the aerofoil in the upward direction, ठीक है। Now this net force on the aerofoil in the upward direction balances the weight of the aerofoil। तो aerofoil जो होता है that is the solid piece, it is floating in the air, so it can float in the air, it does not fall down, it float in the air because the two forces are balancing each other। One is the net upward force, that is the dynamic lift, and second is the weight of that aerofoil which is in the downward direction। समझ में एक बात, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, दैट एरोप्लेन इज इन द लेवल फ्लाइट। ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में भी उन लोगों ने ऐसा वर्ड यूज किया है कि जो बोइंग एरोप्लेन है, इट इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन, बराबर। तो वो जो बोइंग एरोप्लेन है दैट इज इन द लेवल फ्लाइट। जस्ट अ मिनट, ये मेरा जो मोबाइल फोन है, आप इसको एरोप्लेन एज्यूम करो। तो ये जो एरोप्लेन है इट इज इन द लेवल फ्लाइट, मतलब ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल रह के आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा। इट इज नॉट गोइंग अप, इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज इन द लेवल फ्लाइट, मतलब बिल्कुल
ऐसे हॉरिजॉन्टल रह के ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, है कि नहीं? तो इन दैट सिचुएशन नेट फोर्स इज 0. द फोर्स इन द अपवर्ड, मतलब जो डायनेमिक लिफ्ट है वो ऑब्वियसली अपवर्ड ही होता है. द डायनेमिक लिफ्ट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट. समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहां पर वो लिखना है weight of aircraft is balanced by dynamic lift. ये आपको लिखना पड़ेगा, बराबर? ओके, weight of the aircraft is balanced by dynamic lift due to pressure difference. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है A इंटू डेल्टा पी. अब ये क्या लिखा मैंने? A इंटू डेल्टा पी. तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर हुआ कि नहीं? तो एरिया इंटू प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस भी प्रेशर ही तो होता है. तो एरिया इंटू प्रेशर डिफरेंस एंड दैट इज इक्वल टू वेट. तो यहां पर मैंने जो लिखा है कि वेट ऑफ एयरक्राफ्ट mg इज बैलेंस्ड बाय डायनेमिक लिफ्ट. मतलब लिफ्ट एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डेल्टा पी. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया. अब m कितना है? m है 3.3 10⁵. अब g की वैल्यू मेरे ख्याल से 9.8 ही ली होगी कैलकुलेशन में. यस, दे हैव टेकन 9.8 और एरिया आई थिंक 500 है. यस, इट इज 500. सो डेल्टा पी क्या हुआ? डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 9.8 इक्वल टू करके जो आया उसे डिवाइड करो 500 से, तो जो आया 0.06468 10⁵. करेक्ट ही होगा. हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? आई जस्ट चेक दैट. 6.5 into 10⁵. ओके, राउंड ऑफ करके सब लिख दिया है. 6.468 into 10⁵, दिस विल बी 3. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 6.5 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये है प्रेशर डिफरेंस. समझ में आया? ठीक है. अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन भी हम देखते हैं. अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर. सुन, एक बात समझोगे, जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो विंग्स होती है, बिलो द विंग प्रेशर इज हाई, वेलोसिटी इज लेस. above the wing pressure is less, velocity is high. तो विंग जो होती है उसके नीचे जो एयर होती है, एरोप्लेन की जो विंग होती है, जस्ट मिनट, ये जैसे एरोप्लेन की विंग है, तो इसके नीचे जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी लो होती है, पर विंग के ऊपर जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी हाई होती है. बराबर कि नहीं? ये मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है. सो बिलो द विंग वेलोसिटी ऑफ एयर इज लेस, above the wing velocity of air is more. So there is a fractional increase in the velocity. Velocity increase ज्यादा है ना, wing के ऊपर velocity ज्यादा है, wing के नीचे velocity कम है. So there is a increase in velocity. बराबर? So question वो है कि what is the fractional increase in the velocity. तो fractional मतलब क्या? चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट में आपको समझाया तो था, बराबर? फ्रैक्शनल मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल. बराबर है कि नहीं? और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज किया है. चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर की वेलोसिटी माइनस नीचे की वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी. अब यहां पर ये जो v एवरेज है, इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. I will explain you the way
नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, बट सुनना तो पड़ेगा ना अच्छे से। तो डेल्टा वी मतलब क्या? डेल्टा वी मतलब के चेंज इन वेलोसिटी। आपको याद है कि नहीं? जस्ट अ मिनट, जैसे वहां पर हम लोग फ्रैक्शनल एक्सप्लेन करते थे, फ्रैक्शनल एरर एक्सप्लेन करते थे, तो वहां पर हम ऐसा नहीं लिखते थे फ्रैक्शनल में डेल्टा ए बाई लिखते थे कि नहीं? फ्रैक्शनल में फ्रैक्शनल मतलब रिलेटिव, ऐसा लिखते थे ना। तो ये कुछ उसी के जैसा है कि नहीं? थोड़े से नोटेशंस बदले हैं और लग तो उसके जैसा ही रहा है ना। तो हियर देयर इज अ चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिवाइड बाय वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट एक बात समझो कि जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन की स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर, 267 मीटर पर सेकंड। तो एरोप्लेन की जो विंग है उसके नीचे जो एयर होगी उसकी स्पीड लेस होगी। एरोप्लेन के ऊपर जो स्पीड है, एरोप्लेन के विंग के ऊपर जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? उसकी वेलोसिटी हाई होगी। तो यहां पर ये जो एवरेज है v एवरेज, दैट इज द एवरेज ऑफ दैट v1 एंड v2। बराबर, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी बिलो विंग, v1 वेलोसिटी एबो विंग। तो जो v एवरेज है वो है v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2। समझ में आया? देखो एक बात समझो कि एरोप्लेन की जो स्पीड है वो है 267 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो जो विंग के ऊपर और विंग के नीचे जो एयर है उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बराबर। बट उसका जो एवरेज होगा उस एवरेज को ही हम एरोप्लेन की स्पीड ले लेते हैं। v2 and v1 will not be same, they will be different। obviously different होंगे तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये जो v2 और v1 का जो एवरेज है उसी को हम स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट लेते हैं। समझ में आएगी आपको ये बात? तो v एवरेज इज इक्वल टू v2 by v1 एंड दिस इज इक्वल टू 267 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक एक बात आपको ध्यान से समझनी है। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, ऐसा फॉर्मूला है कि नहीं? अब एक बात समझो स्टूडेंट, एरोप्लेन इज एट अ वेरी लार्ज हाइट, बराबर। यहां पर एक फिगर ड्रॉ करूंगा, बाद में ड्रॉ कर दूंगा। ये ग्राउंड है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये ग्राउंड है। और एरोप्लेन की विंग, एरोप्लेन की विंग बहुत पतली होती है, बहुत पतली मतलब कोई पेपर जैसी पतली नहीं होती है। बट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन इट वेरी केयरफुली। यहां पर जहां मैंने पेन रखी है दैट इज बिलो द विंग, और जहां पर मैंने पेन रखी है दैट इज अबव द विंग। तो ये जो होता है दैट इज H1, बराबर। और ये जो होता है दैट इज सपोज H2, बराबर। तो H2 माइनस H1 क्या होगा? दैट इज द थिकनेस ऑफ द विंग, दैट इज द थिकनेस ऑफ द विंग। तो जो विंग की थिकनेस है दैट इज लेस, बराबर। उससे फाइनल आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। आप बोलोगे कि सर निग्लिजिबल तो नहीं है ना, पेपर जितनी थिकनेस तो नहीं है ना? यस स्टूडेंट, यू आर राइट, पेपर जितनी थिकनेस नहीं है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू अस कि हाउ मच इज द थिकनेस ऑफ द विंग। सो एज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस वी हैव टू निग्लेक्ट इट। तो समझ में आया ना कि जैसे ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, ये उसकी विंग है। तो नीचे का जो पोर्शन है उसकी हाइट, ऊपर का जो पोर्शन है उसकी हाइट ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बराबर। सेम नहीं होगी बट ऑलमोस्ट सेम होगी। तो यू कैन निग्लेक्ट इट, बराबर। तो इसलिए
इस फॉर्मूला में हमको H1 और H2 को कंसीडर नहीं करना है, तो आप ऐसा ही लिखोगे। बराबर, समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो यहां पर आपको रीजन लिख देना है, बिकॉज निग्लेक्टिंग थिकनेस ऑफ विंग्स। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। जस्ट मिनट, मुझे पॉइंट यहां पर चेक करना है। ठीक है, ओके। तो ये हमने किया स्टूडेंट। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा हम। बराबर, P1 माइनस P2 मतलब डेल्टा P, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो। अभी ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इट इज लाइक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसको आप लिखते हो A माइनस B A प्लस B। तो ये हुआ V2 माइनस V1 और ये हुआ V2 प्लस V1, लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, ओके। नाउ आई नीड स्पेस। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो। बराबर है, तो मैं लिखूंगा रो V2 माइनस V1, और वो जो V2 प्लस V1 है ना, V2 प्लस V1 डिवाइड बाय 2, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। और V2 प्लस V1 डिवाइड बाय 2 मैंने क्या लिखा है, एवरेज लिखा है। आई बात समझ में? तो दिस इज रो V2 माइनस V1, दिस इज V एवरेज। क्लियर? बराबर, ओके। सो ये हमने किया 267। आई विल रिमेंबर, लिखने के लिए जगह चाहिए। तो V2 माइनस V1 समझो जरा, V2 माइनस V1, इसको मैं सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन बनाता हूं। तो ये होगा डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज। बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट लिखा है, डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज। ठीक है, V2 माइनस V1 आई हैव रिटन। ओके, करेक्ट है। V2 माइनस V1 लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, समझो, डेल्टा V अपॉन V एवरेज, V2 माइनस V1 अपॉन, ओके एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूं वो मैं लिख देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय V एवरेज। तो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज स्क्वायर। स्टूडेंट जस्ट चेक कि मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। ओके, कुछ भी मिस्टेक नहीं है मेरी, मतलब जस्ट ये देख रहा था कि ये राइट है कि नहीं, तो अगर माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि रहता है, बट नो आई एम करेक्ट। ओके, ये V2 प्लस V1 बाई 2 है ना, दैट इज V एवरेज, तो 2 नहीं रहेगा वहां पर। ये समझ में आया? ओके, तो V2 माइनस V1 इज डेल्टा V अपॉन V एवरेज। सो दिस इज डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज स्क्वायर। देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो फ्रैक्शन मतलब क्या, चेंज, तो चेंज मतलब डेल्टा V, सिंपल सी बात है, डिवाइडेड बाय V। तो V मतलब क्या, तो V मतलब वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर जो वेलोसिटी है उसमें हमने क्या किया है कि
जो एयरक्राफ्ट है उसके नीचे की वेलोसिटी और उसके ऊपर की वेलोसिटी, उन दो वेलोसिटी का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, उसी को हमने v एवरेज ले लिया है। समझ में आया? देखो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में डेल्टा v अपॉन नीचे क्या आना चाहिए पता है? नीचे आना चाहिए जो नीचे जो वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी कैसी होती है? लो वेलोसिटी होती है, मतलब यहां पर आना चाहिए v1। ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए v1। ठीक है, बट हमको कहां इंफॉर्मेशन दी है कि v1 क्या है, v2 क्या है? वी हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है, ठीक है, वो एरोप्लेन की वेलोसिटी को ही हम एज अ एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। मैंने किया है यहाँ पर कैलकुलेशन, देखो v एवरेज इज इक्वल टू दिस। समझ में? एक्चुअली मेरी बात सुनो कि जो एरोप्लेन होता है वो एरोप्लेन अगर आपको एंड में पूरा क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल के एंड में, एरोप्लेन अगर 267 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उस एरोप्लेन के नीचे जो एयर है, उस एरोप्लेन के ऊपर जो एयर है, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है बट ऑलमोस्ट सेम होती है। सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, पर ऑलमोस्ट सेम होती है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो ये जो 267 मीटर पर सेकंड है दैट इज द स्पीड ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। बट एरोप्लेन के नीचे जो एयर है, एरोप्लेन के ऊपर जो एयर है, विंग के ऊपर नीचे, उनकी स्पीड सेम तो होती नहीं है बट ऑलमोस्ट 267 होती है। समझ आया? मैं आपको बाद में फिर ये बात करूंगा। तो यहां पर हमको v एवरेज ही लेना है। एक्चुअली v1 आना चाहिए बट दिया नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इसलिए v एवरेज लेंगे। ठीक है, तो दिस इज v एवरेज। अच्छा, अभी डेल्टा v तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया है, 6.5 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड बाय रो। रो मतलब डेंसिटी ऑफ एयर कितनी थी? 1.3 थी ना मेरे ख्याल से। क्वेश्चन में मैं देख लेता हूं। ओके, 1.2 है, तो दिस इज 1.2 और v एवरेज कितना है? 267 का स्क्वायर, बराबर। तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। तो देखो स्टूडेंट, एक काम करता हूं मैं, चलो ठीक है, कैसे भी कैलकुलेशन करो। 6.5 लिया मैंने, उसको मैं डिवाइड करूंगा 1.2 से, जो आंसर आया उसको मैं डिवाइड करूंगा 267 से, जो आंसर आया उसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा 267 से, क्योंकि 267 का स्क्वायर है, बराबर। तो फिर आंसर क्या आता है? आंसर आता है 0.0000, 4 बार 0, बराबर 759818 इंटू 10⁻³ तो दिस इज, देखना पड़ेगा ये आंसर कितना राइट है। 0.075 759818 ऐसा कुछ है। ठीक है, लेट मी चेक। नियरली 0.08 करेक्ट है, नियरली 0.08, बराबर। ये 5 है, एग्जैक्टली 5, उसको ड्रॉप करना है। तो रूल क्या है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो 7 का 8 कर दिया। आई बात समझ में? तो डेल्टा v अपॉन v एवरेज इज 0.08%। समझ में आया? तो स्टूडेंट, द फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, विंग के नीचे जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी लेस होती है, विंग के ऊपर जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, बराबर। अब मैं आपको समझ में आ जाए उसके लिए क्या कर रहा हूं, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.08 इंटू 100, सो दैट इज हाउ मच? दैट इज 8%। व्हाट डज इट मीन? कि एरोप्लेन की जो विंग होती है उसमें अबोव द एयर इज हैविंग द वेलोसिटी ओनली 8% मोर देन द वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द विंग। बात आई समझ में? जो एरोप्लेन की विंग होती है उसमें
विंग के ऊपर जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी सिर्फ 8% ज्यादा होती है देन द वेलोसिटी बिलो द वेलोसिटी बिलो द विंग। बट स्टूडेंट जस्ट सोचो कि सिर्फ 8% वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट्स सच अ हाई प्रेशर डिफरेंस, प्रोड्यूसेस सच अ हाई डायनेमिक लिफ्ट विच बैलेंसेस द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मास है इतना, उसका वेट तो कितना जबरदस्त होगा, आप जस्ट इमेजिन करो। सो सिर्फ 8% वेलोसिटी का डिफरेंस creates a tremendous dynamic lift which is sufficient to balance the weight of the aircraft। तो यहां पर हमारा आंसर खत्म होता है। उन लोगों ने लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी है, the speed above the wing needs to be only 8% higher than that below। तो वो भी आप लिख दो। मैं कहां लिखूं? मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आंसर, the speed below wings should be only 8% higher। बस इतना ही लिखना है ना, should be 8% higher। The speed above the wing needs to be only 8% higher than that below। नीचे वेलोसिटी लेस होती है, ऊपर वेलोसिटी हाई होती है। विंग के नीचे ऊपर की बात कर रहा हूं, समझ में आया? ठीक है। स्टूडेंट अगर न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है। थैंक यू।